गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी अभी कुछ दिनों से बांग्लादेश में थोड़ी सी क्या कुछ ज्यादा ही उथल पुथल चल रही है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के हिंदुस्तान पहुंच गई है। 5 अगस्त को ही उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। अभी फिलहाल कहा यह जा रहा है कि यही पर अभी है हिंदुस्तान में ही। अभी कुछ कंफर्म नहीं है हिंडन एयरबेस के आगे क्या है शेख हसीना का प्लान। हालांकि कहा यह जाता है कि शेख हसीना अपने पीछे एक सुलगता हुआ बांग्लादेश छोड़कर निकल पड़ी है और अब उस बांग्लादेश में अब उथल पुथल है, लोग सड़कों पे हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तरह से शेख हसीना के इस बांग्लादेश को छोड़ने पे खुशी भी मना रहे हैं। और वहां की जो आर्मी है उन्होंने आज दोपहर को सॉरी 5 अगस्त के ही दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर आर्मी चीफ जो है वकारुज्जमा, और उन्होंने कहा कि पहली बार ऐलान किया और कहा कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब बांग्लादेश का की जो आर्मी है वही बाकी पार्टियों के साथ मिलकर एक सरकार बनाएगी और वह सब जो सरकार है जो बांग्लादेश के हालात को कंट्रोल करेगी। लेकिन इसमें यह खबर यह भी आ रही है, पता नहीं बाकी पार्टियों बाटियां आएंगी भी या नहीं आएंगी, और क्या जब बांग्लादेश में एक तरह से फिर से आर्मी का तख्ता पलट है। क्या आर्मी ही रूल करेगी बांग्लादेश में? क्योंकि पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश का भी इतिहास रहा है। बांग्लादेश भी आजादी के बाद वहां पर इसी तरह का उथल पुथल चल रहा है। आर्मी ने ही वहां पर रूल किया है पहले भी, और यह वही शेख हसीना है जिसने आखिरी बार आर्मी का जब रूल था बांग्लादेश में, तब 90s की बात है, तब वो पहली बार अपने वतन लौटी थी और उन्होंने देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी थी और आर्मी को वहां से झुकना पड़ा था और वह चुनाव जीती भी और अपना सरकार भी बनाई थी। वकारुज्जमा बांग्लादेश के आर्मी के चीफ हैं। अभी पिछले महीने 2 महीने पहले की बात है, जून में ही वो आर्मी के चीफ बने हैं और शेख हसीना ने ही उन्हें आर्मी चीफ बनाया है। तो उसके पीछे उनकी क्या मंशा है और क्या होगा, आर्मी रूल करेगी या नहीं, या बाकी सरकार कठपुतली की होगी, क्या होगा कैसा होगा, ये तो अभी शायद 1-2 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 15 सालों से लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चुनाव जीतती आ रही है। वहां के एक तरह से कह सकते हैं कि लोकप्रिय नेता रही है और कहते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी में जो सुधार हुआ है उसमें एक बड़ा क्रेडिट शेख हसीना को जाता है और इसीलिए उन्हें वर्ल्ड लीडर भी उनको मानते हैं और इंडिया के साथ उनके अच्छे खासे रिश्ते भी हैं। ऐसी लीडर, ऐसी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को ढाका छोड़कर क्यों भागना पड़ा, अपना ही देश छोड़कर क्यों निकलना पड़ा, क्या है पूरी कहानी को आज हम कहानी के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा जब 1947 में हम आजाद हुए थे तो हमारे साथ अंग्रेजों ने एक हरकत करके चले गए थे। जाते जाते उन्होंने अपना रंग दिखाया था और हमारे दो टुकड़े कर दिए थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी बना और हम हिंदुस्तान भी बने, दो देश हो गए। और उस वक्त जो पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान तब बांग्लादेश पैदा भी नहीं हुआ था और इंडिया था और एक पाकिस्तान था। लेकिन धीरे धीरे फिर हुआ ये कि जब पाकिस्तान बन गया तो ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो पूर्वी पाकिस्तान जो कहा जाता है, जहां बंगाली भाषा के लोग रहते थे, बांग्ला बोलने वाले लोग रहते थे, तो वो अपने पश्चिम बंगाल से करीब ही है। कल्चर वहां भी, बोलचाल की भाषा भी लगभग सेम ही है, वैसे ही चलता रहा। बांग्लादेश मतलब बंगाली भाषा, ये सब वहां पर हुआ। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने किया क्या कि जो अपनी उन लोगों की उर्दू जुबान थी उनको ईस्ट पाकिस्तान पर भी थोपना शुरू किया। और यहीं से जब पहली बार लड़ाई शुरू हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी लोग थे उस वक्त के, ज्यादातर बंगाली बोलने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हम उर्दू क्यों बोलेंगे, क्यों मानेंगे। तो यहां से पहली बार एक चिंगारी फूटी थी और धीरे धीरे हुआ यह कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा और उसको सरकारी नौकरियों में भी या बाकी सारी सुविधाओं में भी उनको परहेज रखते थे, मतलब नहीं दिया जाता था। फिर धीरे धीरे ये जो पाकिस्तान के लोग थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो भड़कने शुरू हुए और तभी शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब ने एक चुनाव लड़ा 1971 की। तो उन्होंने, उनकी पार्टी थी अवामी लीग, वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी लोग थे ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर, उन्होंने यह जीत बर्दाश्त नहीं की और उन्होंने कहा कि एक पूर्वी पाकिस्तान का लोग कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो भी बंगाली लोग हमारे पूरे पाकिस्तान पर कैसे राज करेगा।
जीतने के बाद भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया 71 की इलेक्शन में। इसको लेकर के जो पाकिस्तान था वो वहां फिर से बवाल शुरू हो गया, क्योंकि उनके पॉपुलर लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, वहां राष्ट्रपिता कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो हुआ ये कि उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई और फिर मुक्ति वाहिनी बनी, जिसको लीड किया खुद मुजीबुर रहमान ने, और फिर इंडिया ने उसकी मदद की, उनके आर्मी को ट्रेनिंग दी। आखिरकार यह सब कुछ हुआ जब वो फिर पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ाई लड़ी, और इसी चक्कर में उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी और फिर इंडिया भी घुस गई बांग्लादेश के सपोर्ट में, यानी कि उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के सपोर्ट में। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन लोगों पे बड़ा जुल्म किया था, तब उस वक्त उनकी मदद के लिए इंडियन आर्मी ने पूरी मदद की। उनके बाद जंग हुई और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर किसी सेना ने सरेंडर किया तो उसका रिकॉर्ड है ढाका में, जिन्होंने पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। उसके बाद सरेंडर के बाद अब ईस्ट पाकिस्तान की शक्ल में एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से अलग हो गया तो बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश बना तो लोगों की बड़ी तारीफें हुई जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, जैसे मुक्ति वाहिनी, जिसको इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया था, और फिर वो बांग्लादेश के हीरो बन गए। बांग्लादेश बनने के बाद और शेख मुजीबुर रहमान और भी बड़े हीरो बने, क्योंकि उनको इस मुक्ति वाहिनियों को लीड ही उन्होंने ही वही कर रहे थे इस मूवमेंट को। तो मुक्ति वाहिनी, शेख मुजीबुर रहमान और ये सारे आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले लोग तो हीरो हो गए। लेकिन उन्हीं में एक तबका और था, और उसी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले, उसी बंगाली बोलने वाले में एक तबका और था, जो यह चाहते थे कि इस पूरे मसले का बातचीत से हल निकाला जाए, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ना जंग हो, न उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो उर्दू भाषी भी थे। तो उन्होंने इस 71 की वार में या पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट नहीं किया था, या तो वो खामोश रहे थे या फिर पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट कर दिया था। और जब बांग्लादेश बन गया तो उन्हें पता था कि यहाँ पर इस आजादी में लड़ाई लड़ने वाले दो तरह के लोग थे, एक मुक्ति वाहिनी वाले जिन्होंने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, और दूसरे वो लोग जो इस पाकिस्तान में थे तो सही, लेकिन उसी बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया, या वो खामोश रहे। उनको वहां से वहां की सरकार ने और उनको वहां की जनता ने एक नाम दिया था, और ये नाम था रजाकार। उर्दू का ये शब्द है, और रजाकार का मतलब होता है वॉलंटियर। यानी कि धीरे धीरे जब वक्त बीता तो उन रजाकार को वहां एक तरह से, या आप कह सकें कि गद्दार के तौर पर भी उन्हें बोला जाने लगा। जिन लोगों ने मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट नहीं किया या ईस्ट पाकिस्तान में रहते हुए भी और पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट किया, तो वो गद्दार हैं, वो रजाकार मतलब वॉलंटियर है। फिर धीरे धीरे उनका नाम जो है गद्दार पड़ता गया। तो 71 के बाद जब गद्दार कह सकते हैं कि आज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ रहा है, उससे इसका क्या रिश्ता है, तो पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। और हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान ने जंग जिताई, और उसके बाद वो बांग्लादेश के हुक्मरान बने, प्राइम मिनिस्टर बने। और जब हुक्मरान बने तो यह हुआ कि बांग्लादेश की इस जीत में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको इनाम के नाम पर उनको इज्जत बख्शी जाए, उनकी बड़ी सारी चीजों से नवाजी जाए। और उसमें एक यह भी हुआ कि मुक्ति वाहिनी और इनमें जो भी सेना लड़ी थी, सैनिक लड़े थे, उनके परिवार वालों को एक रिजर्वेशन दिया जाए सरकारी नौकरियों में, बाकी जगहों पर भी, स्कूल कॉलेजों में भी, लेकिन खास तौर पर सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी थी। तो 30% इसके अलावा वहां और भी रिजर्वेशन दिए गए थे। जो वुमेन्स थे उनके लिए भी 10% थी, और जो कम डेवलप्ड लोग थे, जैसे अपने यहाँ होता है ओबीसी बैकवर्ड के नाम पर, उनमें 10% थे। और टोटल 30 और 10-10 करके 20-50%। और जो 5% थे वो बांग्लादेश के लोग थे, उन्हीं के नाम पर दिया गया, तो 55% हो गए। और इसके अलावा 1% रिजर्वेशन दिया गया डिसेबल लोगों के लिए, जो विकलांग है, दिव्यांग है। तो कायदे से अगर एक शख्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहा है, तो वहां मान लीजिए कि जैसे आप अपने यहाँ होता है यूपीएससी में, यूपीएससी को ही ले लीजिए, सिविल सर्विसेज का, तो एक शख्स बैठने जा रहा है तो वो जनरल कैटेगरी का है, तो वो 44% पर से ही शुरू करेगा, और 44% पर की लड़ाई ही लड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके एग्जाम में बैठने से ही पूरे बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में
56% यानी कि 56% सीटें पहले से ही रिजर्व्ड है। और इन 56% में से जो 30% है वो मुक्ति वाहिनी और उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, उनको उनके लिए है जिन्होंने 71 के वॉर में हिस्सा लिया था पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, और उनके फैमिली के लिए, उनके फैमिली को ही जाएगा 30%। तो 56 में कुल मिलाकर बाकी जो बच गई है वो बेचारी जनता बांग्लादेश की वो ले जाए। जो 44% है टोटल जनरल कैटेगरी के लोग लड़े आपस में, और 56% बाकी रिजर्व, कह सकते हैं कि रिजर्वेशन पहले से ही फिक्स हो चुकी है, जिसमें 30% तो वो लोग हैं जो करीब करीब अभी फिलहाल आज के दिनों तक 55 साल हो गए हैं बांग्लादेश को बने हुए, आजाद हुए हुए। क्या यह सही है गलत है? 55 साल तक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, उनके बेटे तक, अभी तीसरी पीढ़ी तो आ चुकी है, जो रिजर्व सीट थी 30% वो उनके पोते पोतियों तक को दी जा रही है। ये सही है गलत है ये तो खैर फैसला हम आप लोगों तक छोड़ते हैं, बाकी फैसला क्या है क्या नहीं है ये तो खैर बाद की चीज है। लड़ाई शुरू होती है बीच बीच में इन्हीं चीजों को लेकर के, और बीच बीच में आवाज उठी कि भैया बहुत हुआ उनके मान सम्मान में, कब तक दिया जाएगा, इनको खत्म किया जाए, क्योंकि वैसे भी 56% में बाकी जनता क्या करेगी 44% लेकर के। बीच बीच में आवाजें उठती रही, स्टूडेंट खासतौर पर, क्योंकि वही एग्जाम वगैरह देते थे। अब चक्कर यह है कि सरकार ने जब यह सब कुछ शुरू किया था और जितने भी मुक्ति वाहिनी के लोग थे तो ज्यादातर वो उसी अवामी लीग से जुड़े हुए थे जो शेख हसीना के फादर वालिद शेख मुजीबुर रहमान थे, बांग्लादेश के संस्थापक या वहां के राष्ट्रपिता के तौर पर। उसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को कोटा खत्म करना था, इनकी भी मजबूरी थी खैर इसको लेकर के। जब वहां के यूनिवर्सिटीज में धरना प्रदर्शन यह सब होता रहता था, 2018 में धीरे धीरे वह जब वक्त हुआ, लेकिन छोटे मोटे पैमाने पर ये चीजें उठती रहती थी आवाजें। और यह जब 2018 में पहली बार हुआ, जो अभी पिछले 6 साल की कहानी है, कि राजशाही यूनिवर्सिटी जो कि ढाका के बाहर है वहां शुरू हुआ, और फिर ये ढाका यूनिवर्सिटी के साथ साथ, सॉरी, राजशाही यूनिवर्सिटी के साथ साथ ढाका यूनिवर्सिटी तक भी ये कहानी पहुंच गई। ढाका यूनिवर्सिटी डीयू के नाम से फेमस है, जैसे अपने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसी तरह डीयू यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी। उसके बाद छात्रों ने पूरे बांग्लादेश में चक्का जाम करने, रेलवे जाम करने, हाईवे जाम करने, तमाम चीजें शुरू कर दिया। और तब इल्जाम लगा कि यह सब बांग्लादेश छात्र के लीग हैं, जो शेख हसीना के स्टूडेंट्स विंग के खिलाफ पार्टी के लोग हैं, अवामी लीग के, यही सब चीज वो सब चीजें करवा रहे हैं रजाकार नाम से, जिनको प्रोनाउंस किया गया था, वही हिंसा करवा रही है। जैसे हमारे यहाँ एनएसयूआई है कांग्रेस के, एबीवीपी है बीजेपी के, वैसे स्टूडेंट्स विंग है जिनको बीसीएल, तो ये सब इल्जाम लगता रहा है। और यह सब कुछ खत्म हुआ तो फिर कुछ छात्रों के जो नुमाइंदे थे वो कोर्ट पहुंच गए कि भैया कोटा सिस्टम खत्म करो, हमारी पूरी नई जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। 56% पहले रिजर्व है, हमारे यहाँ तो फिर भी 33 है, और यही 33% है, लेकिन वहां पर 56% है। तो बाकी 44% आप लड़ते रहिए, तो वो लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट। और जब कोर्ट में गए, धरना प्रदर्शन हुआ, तब भी कोर्ट गए थे, और कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा चलेगा और ये कोटा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान सिपाहियों के नाम की बात है। वह उस वक्त के सैनिकों ने लड़ाई लड़कर अपनी जान देकर यह सब किया है, तो उनके परिवार के लोगों का यह हक बनता है, और वो चलता रहा। अब धीरे धीरे लेकिन फिर यह सब कुछ शुरू हुआ, बीच बीच में होता रहता था, मीडिया में खबरें आती रहती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेज लेवल पर होता था। लेकिन तभी कुछ लोगों ने इन पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती रही, और अब ये अभी जो हिंसा हुई है इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, 2018 में हुआ। कोर्ट ने कहा नहीं चलता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे शांत हुए, थोड़े बहुत शुरुआती होती रही। 5 जून, इसी पिछले दिनों की बात है, 5 जून को इसी साल 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। ये कहा कि यह कोटा रहेगा, और जो कोटा है वो जायज है। सीधे सीधे कोर्ट ने यह कह दिया कि यह कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। यह जो हो गया मुक्ति वाहिनी और उनकी फैमिलीज का 30% पर, लेकिन अब यह खत्म होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट शुरू से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, और फिर ये हिंसा क्यों? तो कहानी शुरू हुई वो इसलिए कि एक स्टूडेंट्स जो एक कह सकते हैं कि अपना एक तबका था, जो मान रहा था कि कोटा खत्म हो, ठीक उसी तरह एक जनरल स्टूडेंट कैटेगरी में सबका एक जो दूसरा लॉबी था, वो चाहती थी कि ये कोटा कायम रहे। जितने भी एक्स आर्मी मैन है, जितने भी उस वक्त रिश्तेदार उनके हैं, जो भी मुक्ति वाहिनी और तमाम लोग थे, उनका ये चाहिए, उनका ये कहना था कि ये कोटा होना चाहिए। अब यहां से फिर शुरू हुआ कि अब इधर दिक्कत ये आई
कि शेख हसीना के लिए, शेख हसीना उसी पार्टी की है, मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। उनका यह है कि उन लोगों ने ये कहा कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मूड देखा तो उन्होंने कहा कि देखो हम देना तो चाहते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी है तो हम क्या करेंगे। अब इस पर हंगामा शुरू हो गया। अब जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पे बढ़ा, तो पहली बार शेख हसीना भी दबाव में आई और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। उनके कुछ सलाहकारों ने कहा कि एक काम करते हैं, इस वक्त माहौल ठीक नहीं है, ये कोटा सिस्टम को खत्म कर दीजिए। और उसकी वजह यह थी कि उनके भी डर की, क्योंकि सीधे इल्जाम उन पर ही लग रहा था। शेख हसीना अवामी लीग पार्टी से है और अवामी लीग के ही ज्यादातर लोग इस कोटे का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए वही सारे लोग हैं, इन्हीं के शुभचिंतक हैं। शेख हसीना को लगा कि चलो अभी कोटा सिस्टम को खत्म कर देते हैं, मामला शांत हो जाएगा। उसके बाद एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई कोटा सिस्टम को हम रद्द कर देते हैं। जब उन्होंने कहा कि हम रद्द कर देते हैं तो फिर अशांति हो गई। लेकिन उसके रद्द करने के ऐलान के कुछ दिनों के बाद जो दूसरी लॉबी थी, जो चाहती थी कि एक्स आर्मी से लेकर के बाकी लोग वो पहुंच जाते हैं कोर्ट, उनका कहना था कि यह क्या है, यह तो हमारा हक बनता है और यह हमें संविधानिक तरीके से मिला है। कोर्ट ने इस पर कहा था कि होना चाहिए, तो फिर अब प्राइम मिनिस्टर इसको रद्द क्यों कर रही है। कोर्ट में यह मामला चलता रहा। अब हाल ही में कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का गलत फैसला है, यानी कि कोटा खत्म करने का फैसला सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वह जैसे पहले था, पहले कोटा मिल रहा था, ठीक वैसे ही मिलना चाहिए। अब लोग उलट पुलट फिर वही मामला आ गया और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, स्टूडेंट्स में फिर से भड़क उठी। एक आग जो पहले से जल रही थी वो फिर से भड़क उठी। उन्होंने कहा कि यह क्या तमाशा है, हम फैसले के खिलाफ हैं। प्राइम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से मानी है, फिर उसके कोर्ट में आ गया बात और बीच में इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी से यह बात शुरू होती है और उसके बाद यह हिंसा होता है। अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अकेले, जो कल झड़प हुई है उनमें 19 पुलिस वाले मारे गए हैं। ढाका के चौराहे पर जब तक यह सब कुछ होने लगा और बहुत तेजी से बढ़ा और पूरे बांग्लादेश में इसकी आग, स्टूडेंट मतलब हर घर में पढ़ने वाला एक बच्चा, तो एक स्टूडेंट अगर कोई आंदोलन करता है तो उसका मतलब उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है, उसी मामले से जुड़ जाती है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स का यह आंदोलन घरों तक पहुंचता गया और पूरे बांग्लादेश में हुआ यह कि नहीं, यह चीज गलत हो रही है और यह बहुत हो चुका, अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए। कई सारे बच्चों की मौत हो गई है। उन्होंने पहले कहा कि शेख हसीना इसको मारने वालों को सजा दिलाए, क्योंकि पहले पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, गोले भी छोड़े, गोलियां भी चलाई और उसमें कई बच्चे मारे गए। इसी के पलटवार में स्टूडेंट्स ने इस तरह से हंगामा खड़ा किया कि आप लोगों ने पिछले दिनों देखा भी होगा कैसे शेख हसीना के बेडरूम तक स्टूडेंट्स पहुंच गए। हालांकि उस वीडियोज में जो भी उड़ती उड़ती वीडियोज आई है उसमें कई सारे ऐसे क्लिप दिखाए जा रहे हैं जिसमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन स्टूडेंट्स को जिन चीजों की मांग हो रही है उनसे कोई मतलब है। कई सारे ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें हालांकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक फोटो आया था सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें बांग्लादेश के जो पार्लियामेंट है उसमें सारे स्टूडेंट्स घुस गए हैं और अजीब अजीब तरह की फोटोज वहां से वायरल कर रहे हैं। यही स्टूडेंट्स की मांग इस कदर बढ़ी कि शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन भी देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़ करके उन्हें भागना भी पड़ा। शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब उनकी मां यानी कि शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वो बांग्लादेश अब कभी नहीं जाएगी, उन्हें कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश जाने के उन्हें कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, यही चीजें चल रही है। बाकी अभी 2-4 दिन का समय लगेगा बाकी चीजें साफ होने में कि क्या हुआ, कैसे चलेगा एक देश। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको पसंद भी आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।